और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने टीएमसी के विजयी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। आज शाम 4 बजे टीएमसी भवन में ये बैठक होगी और आज राज्यपाल से भी ममता बनर्जी शाम 7 बजे मुलाकात करेंगी। तो इस वक्त के दो डेवलपमेंट्स, ममता बनर्जी ने टीएमसी के विजयी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे टीएमसी भवन में ये बैठक होनी है और आज ही राज्यपाल से भी ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। शाम 7 बजे राज्यपाल से ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी। तो आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी टीएमसी के विजयी उम्मीदवार जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगी। टीएमसी भवन में ये मुलाकात होगी और साथ ही शाम 7 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी ममता बनर्जी की, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो बंगाल की सियासी लड़ाई के नतीजों का इंतजार पूरे देश को था और नतीजे सामने आ गए हैं। अब बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। विपक्ष को ममता की जीत में अपनी जीत नजर आ रही है, इसलिए बंगाल में एक भी सीट न जीत पाने वाली कांग्रेस के नेता भी खुश हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ममता को बीजेपी की हार पर बधाई दे रहे हैं। शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने भी ममता की तारीफ की है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों ने दीदी के अपमान का बदला लिया और शिवसेना के मुखपत्र सामना में ममता को जख्मी शेरनी बताया गया है। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से ममता बनर्जी की जीत के साथ ही विपक्ष को इसमें मोदी की हार नजर आ रही है। बंगाल की सियासी लड़ाई खत्म हो चुकी है और जैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती, उसके बाद तमाम विपक्षी दल ममता बनर्जी को बधाई देने लगे। बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है, फिर भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ममता को बधाई दे रहे हैं, बीजेपी की हार पर बधाई दे रहे हैं। कुछ यही स्थिति शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की भी रही। उन्होंने ममता की तारीफ की। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि लोगों ने जिस तरीके से दीदी का पश्चिम बंगाल में अपमान हुआ था उसका बदला लिया है। यही नहीं, शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी ममता बनर्जी की तारीफ की गई है और उनको जख्मी शेरनी बताया गया है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि क्या बंगाल के बाद देश में अब ममता का खेला होगा? क्या 2024 में ममता विपक्ष का चेहरा होंगी? ममता की जीत से विपक्ष को ऑक्सीजन मिलेगी। 2024 में मोदी वर्सेस ममता की सियासी लड़ाई होगी क्या? और क्या कांग्रेस को भी ममता का नेतृत्व कबूल है? और अब राहुल गांधी नहीं, ममता विपक्ष में विकल्प है। जो हमेशा कहा जाता था कि मोदी नहीं तो कौन, तो क्या वो राहुल गांधी से जवाब बदलकर ममता बनर्जी हो गया है? और हमारे साथ अलग अलग गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं इस चर्चा में। हमारे साथ टीएमसी समर्थक विकास सिंह हैं, राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे विकास सिंह का। विकास, इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी का खेला हिट रहा है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम में जिस तरीके से हार हुई उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हेलो जी विकास आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, आवाज पहुंच रही है। मैं बोलूं? जी मैं बोलूं? पहले आपको बधाई। जी बोलिए। सारे पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई। देश के जो हमारे शुभचिंतक थे, मां माटी मानुष तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के, उन सभी को बधाई। आप जैसा बोल रही हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ममता बनर्जी, हेलो, ममता बनर्जी चैलेंज एक्सेप्ट करना जानती। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ममता बनर्जी चैलेंज एक्सेप्ट करना जानती हैं और कभी भी किसी भी दल हो या लड़ाई हो, युद्ध हो, उसका सेनापति ही लड़ाई में जो सबसे रिक्स वाला जगह होता है वहां पे लड़ती है। ममता बनर्जी चाहती तो किसी भी सीट से
वहां पे आराम से जीत के आज बंगाल में अपना परचम लहरा सकती है। आज देख लीजिए, जनता ने बंगाल में परचम लहराया किस लिए? क्योंकि सेनापति ने उस एरिया में जाकर जो जिस प्रकार से मीडिया हाउस, जिस प्रकार से वहां के लोग दिखा रहे थे कि पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर पूरे बीजेपी के हाथ में है, पर ममता बनर्जी के ये चैलेंज लेने से ही आज उस एरिया में भी हम लोगों ने रिजल्ट अच्छा किया और सारे पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, सिर्फ चैलेंज लेने से, क्योंकि चैलेंज से नहीं डरती है। और आगामी दिन आपने बहुत अच्छा बात बोला है, 2024 में ममता बनर्जी चैलेंज लेगी नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से विदाई देने के लिए। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राजीव, आपने विकास की बात सुनी, 2024 में जो विकास कह रहे हैं उस कितना सच होती लग रही है उनकी बात? क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल वाकई एक बहुत बड़ा झटका देने वाला चुनावी नतीजा रहा है। हम तो गुंडे हैं। इस देश में कोई भी व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल में नहीं रहता, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की विचारधारा से प्रभावित नहीं रहता, वो सब लोग गुंडे हैं। ये हम नहीं कहते, ममता दीदी ने बार बार इस बात को कोट किया कि गुंडा उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, गुंडे दिल्ली से आ रहे हैं, गुंडे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, गुंडे पंजाब से आ रहे हैं, गुंडे बिहार से आ रहे हैं। उस प्रदेश के अंदर जो भी व्यक्ति चुनाव प्रचार के लिए जाता था उन्हें गुंडा कहा जाता था, और उन्हें भी गुंडा कहा जाता था जो लोग उस प्रदेश में टीएमसी की विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, जो टीएमसी के साथ नहीं खड़े थे। तो बताइए कि इस तरीके की अगर विचारधारा आप रखते हैं अपने प्रदेश के अंदर, केवल एक राजनीतिक पार्टी के साथ जो विचारों के साथ जिनके विचार मिलते हैं उनको छोड़ के बाकी सब लोग गुंडे हैं, कैसे एक्सेप्ट करेगी देश की जनता उसे? वो अलग बात है कि आज ऐसा दिन नहीं है। दीदी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। दीदी हारी हैं अपनी उस विधानसभा क्षेत्र से जिस विधानसभा क्षेत्र में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, उस विधानसभा से बाहर नहीं निकली, उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो दीदी की हार, दीदी जिसका चेहरा दे करके पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ा गया, उनकी एक्सेप्टेंस नंदीग्राम में कितनी रही है वो भी आपको चुनावों के नतीजे से पता चल गया है। देखिए, आज दिन वो है कि लेकिन राजीव इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता, राजीव इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि नंदीग्राम में बहुत नेक टू नेक फाइट रही। हाँ बिल्कुल, नेक टू नेक फाइट रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक नेता, जो नेता पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हो, जिसका पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर एक भी होर्डिंग और एक भी पोस्टर आप किसी भी उसका नहीं दिखा सकते, नेता का, जो आप वहाँ पर लगा हुआ दिखा सके। केवल दीदी एयरपोर्ट से निकली है, एयरपोर्ट से लेकर पश्चिम बंगाल के किसी भी एरिया में जाइए, केवल दीदी के पोस्टर होते थे। उस दीदी को नंदीग्राम की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। उस दीदी को, जिस दीदी के बेसिस पर पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा जा रहा था। आज मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ। आग्रह केवल इतना ही है कि दीदी, एक बात हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप प्रदेश के अंदर हर तरीके के लोग रहते हैं, बंगाली रहते हैं, बाहर के लोग भी रहते हैं, जो प्रदेश के अंदर जिनका जन्म हुआ, वो लोग अगर आपकी विचारधारा से प्रभावित नहीं है तो उन्हें कम से कम सुरक्षा जरूर प्रदान कीजिए। आपका काडर हमारे नेताओं के घरों के बाहर अटैक कर रहा है, आपका काडर उन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक नारियल पानी बेचने वाला व्यक्ति जो कोलकाता में नारियल पानी बेचता था, जो मेरे संपर्क में था, वो प्रभावित था भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसका कल ये कहना था मुझे फोन करके कि दादा अब आपकी सरकार नहीं आई है, मेरा अब ये नारियल पानी की दुकान उठाने वाले यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि मैं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित था। तो इस तरीके की जहर की राजनीति ना करें। आपको भारी मैंडेट मिला है, भारी मैंडेट का मतलब होता है पूरे प्रदेश की जनता की सेवा करना, उन्हें सुरक्षा देना। तो आप कोई भी व्यक्ति जो प्रदेश से बंगाली आता है उसको सुरक्षा देने का कार्य आपका है। ये भेदभाव की और ये वायलेंस की राजनीति से बाहर निकल के जनता की सेवा करें, यही आग्रह रहेगा। अगर आप प्रदेश की जनता को कोई तोहफा देना चाहते हैं जीत का, तो ये आश्वासन दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीजिए कि मेरे प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, किसी के घर पर अटैक नहीं होगा। जैसे आपने देखा हमारे प्रदेश कार्यालय को जला दिया, इस तरीके की जो भी गतिविधियां करेगा उसे उठाकर जेल के पीछे डाला जाएगा। अगर ये काम दीदी करके दिखाती हैं तो ईमानदारी से हम कहेंगे कि हाँ, दीदी ने कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई बदलाव लेकर के आई है। लेकिन हमारी भारी मात्रा में जो हमारे विधायक पश्चिम बंगाल के अंदर है, वो विधानसभा में पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज उठाएंगे। जो एक तरफा माहौल पहले होता था, वो एक तरफा माहौल नहीं रहने वाला। प्रदेश की जनता के साथ लगभग 77 विधायक हमेशा खड़े रहेंगे। 77 विधायक 777 के बराबर ताकत रखते हुए प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ेंगे और
एक बदलाव पश्चिम बंगाल के अंदर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से पहले केवल विचारधारा की लड़ाई थी, अब वहां पर इंडस्ट्री की लड़ाई होगी, विकास की लड़ाई होगी, उद्योग की लड़ाई होगी और लोगों की जो जरूरतें हैं उनकी पूरी करने की लड़ाई होगी। अगर वो लड़ाई दीदी नहीं लड़ेंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए हमेशा सदैव खड़ी दिखाई देगी। जी, राज बिहारी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख करें उससे पहले विकास सिंह से ये सवाल, जिस तरीके से राजीव जेटली कह रहे हैं और ममता बनर्जी की तमाम चुनावी रैलियों में हमने देखा कि बाहरी का मुद्दा उन्होंने उठाया और कई बार चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों चाहे बिहार के लोग हों, उनको लेकर जो ममता बनर्जी की भाषा रही है उसने लोगों को बहुत आहत भी किया है। तो टीएमसी का जो काडर है, क्या वो इस बात की गारंटी लेता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र से आए लोगों को सुरक्षा दी जाएगी? मैं राजीव जी से पूछना चाहता हूं। हेलो जी, बोलिए विकास। हाँ, ऐसा है कि पहले मैं राजीव जी को यह बता देना चाहता हूं, मैं खुद बिहार से आता हूं, मेरे पापा बिहार से आते हैं और हमारी बंगाल में ये चौथी जनरेशन है। सारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा भाषी जो बिहार यूपी के लोग हैं, सबसे शांति अगर कहीं पे रहते हैं तो बिहार में रहते हैं। मैं राजीव जी से ही पूछना चाहता हूं, वो मुझे बताए महाराष्ट्र में सुरक्षा क्यों नहीं दे पाती थी जब बीजेपी की सरकार थी बिहार यूपी के लोगों को? आसाम में सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई बिहार के लोगों को? आज गुजरात में सुरक्षा क्यों नहीं दे पाती है बिहार? सुन लीजिए मैं आपके बीच में विकास, आप अलग अलग प्रदेशों की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम सिर्फ बात करें, पश्चिम बंगाल तक ही अपने डिस्कशन को सीमित रखें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बाहरी का मुद्दा रहा है और बाहरियों को जैसा वहां पर महसूस हुआ है, उसे लेकर तो जो टीएमसी है उसका कर्तव्य बनता है कि लोगों को सुरक्षित महसूस कराए। उस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। नहीं, हम लोग भाग नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे बंगाल में जो भी लोग रहते हैं, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी के लोग हो, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित और महसूस बंगाल में ही है। नहीं, ये अंदर और बाहर की बात में घुमा देंगे। बाहर के लोग तो गुंडे हैं इनके हिसाब से, मैं बंगालियों की बात कर रहा हूँ। जो बंगाली विचारधारा से प्रभावित नहीं है, उनका जीना वहां पर इन्होंने दुश्वार कर रखा है। मैं उनकी सुरक्षा की बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। ग्राउंड में ये रिपोर्ट नहीं, अगर ग्राउंड में ये रहता तो जनता ये मैंडेट नहीं देती। मैंडेट को स्वीकार करिए, जनता ने वोट दिया है। और आप सुन लीजिए राजीव जी, एक सेकंड सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए। जहां पे हिंदी भाषा भाषी की ज्यादा संख्या है, हावड़ा में, हुगली में तृणमूल कांग्रेस ने ज्यादा अच्छा रिजल्ट किया है। पूरे प्रदेश के अंदर, मैं एक बार कह रहा हूं, पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में लगभग 2-3 हजार के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है। इसका मतलब प्रदेश की आधी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। आपसे आग्रह केवल इतना ही है, उस जनता को तोहफा देना है तो इस बात कह दीजिए अपनी जीत का कि आपको स्वतंत्रता रहेगी अपनी विचारधारा रखने की, आपको स्वतंत्रता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने की। अपने काडर को समझाइए, अपने गूंज, अपने गुंडों को समझाइए, उनके घर ना जलाएं। अरे यहाँ पर लोग इतने प्रताड़ित हैं, इतने दुखी हैं। आप दोनों को यहाँ रोकूंगी 1 मिनट, आप दोनों को यहाँ पर 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोकूंगी। इस वक्त एक अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि बंगाल में मोदी नहीं दीदी ओ दीदी हुआ और बंगाल में जख्मी बाघिन की विजय हुई है। तो सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है बंगाल में मोदी नहीं दीदी ओ दीदी हो गया और साथ ही बंगाल में जख्मी बाघिन की विजय हुई है। जख्मी बाघिन ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। टीएमसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी को धूल चटा दी है। तो ये तीखी बातें कही गई हैं मोदी सरकार के खिलाफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में। और जिस तरीके से राजीव आपने देखा कि सामना में जिस तरीके से लिखा गया है मोदी के खिलाफ, यहां पर साफ तौर पर एक तरह से कह दिया गया है कि विपक्ष का चेहरा अब मोदी नहीं ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, ममता बनर्जी हैं जो विपक्ष का चेहरा बनेंगी आगे समय में। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी विडंबना है कि विपक्ष को खुशी मनाने की वजहें बहुत कम मिलती हैं, खुशी नहीं मना पाते हैं वो। तो वो खुशी इस बात की मनाते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि हम कई क्रिकेट
जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी भी जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल से ही ये बात कही जा रही है कि हमेशा जो सवाल रहता था कि मोदी नहीं तो कौन, वहां पर उस सवाल के जवाब में अब राहुल गांधी की जगह क्या ममता बनर्जी ले रही हैं? क्या 2024 में विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी को देखा जा सकता है या ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना? देखिए दीदी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहला तो यह कि पश्चिम बंगाल में खेला पूरा हो गया और अब खून खराबे की राजनीति शुरू हो गई है। वहां पर भाजपा के दफ्तर फूके जा रहे हैं, विरोधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कल तो कई जगह हमले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जिस बात पे कांग्रेस खुशी मना रही है या विपक्ष के नेता खुशी मना रहे हैं, आप ये देखिए कि वाम मोर्चा 2011 में 41% वोट लिया था उसने विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलकर वो लड़े थे। 48% वोट मिला था कांग्रेस और तृणमूल गठबंधन को। तो सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को ही खत्म किया, कांग्रेस के लोग तोड़े गए, और आज वाम मोर्चा 10 साल में 41% से घटकर 4% रह गया, 4.62, और कांग्रेस जो है 9.1 से घटकर 3.3% रह गई है। भाजपा 4.1 थी और 2021 में बढ़कर 10 साल बाद 38% पहुंच गई है। तो दूसरा सवाल जो ममता बनर्जी तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भी चेहरा बनाने की बात थी। क्या देश में ऐसा कोई भी उदाहरण है कि कोई मुख्यमंत्री 1996-97 छोड़ दीजिए, क्या अगर नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तो उनके पास में एक राष्ट्रव्यापी दल था, एक राष्ट्रीय दल था, जिसकी कई राज्यों में सरकार थी, जिसके करोड़ों कार्यकर्ता थे। और क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री, पहले भी उदाहरण आए, कौन नेता बना? ना जयललिता नेता बन पाई, ना आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव नेता बन पाए। देश ने कहां स्वीकारा? कोशिश तो फारूक अब्दुल्ला ने भी बहुत की थी, लेकिन लोग मानने को तैयार है क्या जो शरद पवार बार बार कह रहे हैं? शरद पवार ने इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कांग्रेस को कहा भाई आप सरेंडर हो जाओ, कांग्रेस सरेंडर हो गई। उन्होंने वाम दलों को कहा आप ममता के आगे सरेंडर हो जाओ, वो ममता के आगे सरेंडर हो गए। और देखिए सबसे बड़ी तो बात यह है कि जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है 2016 तक तो कांग्रेस के लोग ही पिटते रहे हैं, मरते रहे हैं, वाम मोर्चा के नेता मरते रहे। वाम मोर्चा ने तो खुद 2016 में एक बड़ी किताब निकाली थी कि हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए हैं, हमारे महिला कार्यकर्ताओं की इज्जत लूटी जाती है, हमारे इतनी महिला कार्यकर्ताओं की बलात्कार हुआ है। तो ऐसे में कि खुशी मनाना, और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ठीक है। आज मोदी, देखिए ममता बनर्जी की जीत से कोई खुश नहीं है, मोदी की हार हो गई और सबने मिलकर मोदी को हरा दिया, ये लोग पेश कर रहे हैं। पर असलियत ये थोड़ी है, मोदी ने तो पश्चिम बंगाल में गेन किया है। जो पार्टी 2011 में 4% थी आज 38% हो गई। जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 10% थी वो आज 38% हो गई। जिस पार्टी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी आज वो 77 सीट जीत रही है। तो वहां पर मोदी की कहां हार हुई है? ये एक जो है जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी हार गए, मोदी कहां हार है? मोदी ने तो पूरे देश में झंडा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी भी इस समय जुड़े हुए हैं। राजीव, आपका रुख करेंगे। उस वक्त हमारी जो बातचीत थी वो बीच में कनेक्शन कुछ खराब था। तो अगर विपक्ष ये खुशी मना रहा है, कांग्रेस जैसी पार्टी ये खुशी मना रही है कि एक भी सीट न जीत पाने के बावजूद ममता बनर्जी की जीत में ही खुशी है, तो किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इनके कुछ हालात ऐसे हो गए कि हर प्रदेश के अंदर ये चुनावों के नतीजे देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका कंपटीशन रहता है। भारतीय जनता पार्टी अगर 3 से 77 पर पहुंचती है तो भी इन्हें इस बात की खुशी होती है कि कम से कम दूसरी राजनीतिक पार्टी ने अपनी सीटों को ज़्यादा बढ़ाया है। तो अब ये राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं सरेंडर करती हुई नजर आ रही हैं। हमारी लड़ाई विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ है और ये
राजनीतिक पार्टियां आपने देखा कि जब चुनाव लड़ती हैं, केरला के अंदर देखो तो केरला में जिसकी विचारधारा से प्रभावित नहीं होती है उनके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वहीं वेस्ट बंगाल में दोनों एक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जनता इस बातों को नहीं समझती है, जनता इन सब बातों को समझती है। चुनाव जब महाराष्ट्र में हुआ था तो किस आधार पे हुआ था? शिवसेना ने जो चुनाव लड़ा था वो शरद पवार जी के खिलाफ लड़ा था, वो चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, उसके बाद ये एकजुट हो गए। तो ये जो मौका परस्ती की राजनीति है ये बहुत देर तक नहीं चल सकती। और ये जब दीदी के खुश होने से, आपने कहा कि राहुल गांधी की जगह दीदी ने ले ली है, तो दीदी का गुंडों की दुनिया में स्वागत है। गुंडों की दुनिया में अब दीदी ने पूरे देश को गुंडा बता दिया, हर व्यक्ति को गुंडा बता दिया, तो ऐसी गुंडों की दुनिया में स्वागत है। क्योंकि आपने एक चुनाव एक प्रदेश के अंदर लड़ना था, उसके लिए आपने सारे साम दंड रंग भेद सब कुछ अपनाया वहां पर, और हर तरीके से लोगों को बरगलाया, हर तरीके से लोगों को डिवाइड किया, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खुले तौर पर आपने अपील करी, मुस्लिम मतदाताओं से अपील करी कि सभी मुसलमान मुझे वोट करें। तो जितने भी आप तरीके अपना सकते थे आपने वो अपनाए हैं। ठीक है, आपको जीत मिली है, और जीत के बावजूद, क्योंकि हमारा उद्देश्य देश को एक साथ लेके चलने का है, एक प्रदेश को लेकर के चलने का नहीं है। और जो बॉर्डरिंग एरिया के ऊपर पश्चिम बंगाल आता है, बॉर्डरिंग एरिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि इलीगल माइग्रेशन होता है। और आसाम ने आपने देखा, आसाम ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके की डिलीवरी दी, उसके बाद दोबारा से हम आसाम में जीत करके आए हैं। तो ये टेस्ट जब बंगाल की जनता एक बार ले लेगी भारतीय जनता पार्टी की डिलीवरी का, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विकास करती है, कैसे विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, कैसे लोगों को उनके अधिकार देती है, तो जिस प्रदेश ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार देखी है वहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी रिपीट होकर के आई है। तो आज पश्चिम बंगाल में हमारी एंट्री हुई है, पश्चिम बंगाल में। जी राजीव, विकास से इस पर एक रिएक्शन मैं लेना चाहती हूं, विकास सिंह से रिएक्शन लेना चाहती हूं। क्या टीएमसी और ममता बनर्जी प्रदेश भर में सीमित हैं? क्योंकि राजीव जेटली का कहना है कि बीजेपी का जो मकसद है, बीजेपी पूरे देश के बारे में बात करती है, पूरे देश को साथ लेकर चलने की बात करती है, टीएमसी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। ये राजीव जी की सोच के अंदर उन्होंने एक बात बोला, अभी मैंने जो सुना कि सब साम दंड भेद ममता बनर्जी ने अपनाया। मुझे राजीव जी से मैं बोलूंगा नेशनल चैनल पे बैठकर इस तरह से झूठ ना बोला पड़े। पूरे भारत की जनता ने देखा है कि बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री, फंडिंग से लेकर अपना सीबीआई, ईडी, ईसी, इलेक्शन कमीशन, सबके जिस तरह से चाहा उस तरह से सब कुछ करने के बाद भी बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया है। पता है, मात्र उसका एक रीजन है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ग्राउंड में काम किया है, सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया में काम नहीं किया है, ग्राउंड लेवल पे ममता बनर्जी काम की है। जो दीदी की 67 प्रकल्पों थी ना, उसका ये नतीजा है। ममता बनर्जी को वोट उनके स्कीम के ऊपर मिला है, जो इम्प्लीमेंट होता है बंगाल में। कहने को बीजेपी वाले बहुत कुछ बोल देते हैं, हम 5-5 गांव गोद लेंगे, बना नहीं, बट ममता बनर्जी जो बोलती है वो करके देती है। इसीलिए जनता ने उन्हें फुल मैंडेट दिया और मैंडेट को स्वीकार करे। और रही बात ये जो बार बार बोल रहे हैं हम 3 से 77 हो गए, 3 से 77 हो गए, देखिए जब सब कुछ हार गए हैं, 200 पार, 200 पार, 19 में हाफ, 21 में साफ कर देने का नारा अमित शाह जी बोल के गए थे। अब तो उनकी मुंह की खानी पड़ी है, एकदम मुंह की खानी भी सपने में भी नहीं सोचे थे। इससे भी ज्यादा रिजल्ट और खराब होता अगर कांग्रेस या सीपीएम थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा करती, तो ये 50 के नीचे रहते। राजीव, विकास का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार मोदी और अमित शाह की हार है। देखिए, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, हम जिस बात का शौक मना रहे हैं ये भी उसी बात का शौक मना रहे हैं। क्या अंदाजा नहीं होगा इन्हें कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस अगर वहां पर मजबूत होते तो दीदी का तो सफाया हो जाता। ये शायद जानकारी इनके पास नहीं होगी, या पता नहीं किस आधार पर वो इस बात को रख रहे हैं। खैर, एनीवे आज वो दिन नहीं है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन साम दाम दंड भेद का जो आरोप आपने विकास पर लगाया, विकास उल्टा वो आरोप आप पर लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूँ इनसे, मुझे ये बताइए पूछ करके, कलकत्ता से किसी भी क्षेत्र में 12-15 किलोमीटर आगे चले जाइए और 15 किलोमीटर आगे जाकर के आप केवल इतना बता दीजिए कि हमारा विकास का मॉडल यहाँ आकर के देख लीजिए। कलकत्ता से बाहर निकलते ही आपको ऐसा एहसास होगा बिल्कुल पिछड़ी हुई जगह पर पहुंच गए हैं। 15 किलोमीटर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। मैं आपको राजीव जी 10 बड़ी
कीजिए पश्चिम बंगाल में। राजीव जी मैं आपको वेलकम करता हूँ कलकत्ता में। राजीव जी मैं आपको वेलकम करता हूँ। केवल 10। चलिए मैं आपको घुमा देता हूँ बंगाल। फिर भी आप जीते, फिर भी, इसलिए आपको मुबारकबाद, आपको शुभकामनाएं, लेकिन इसलिए शुभकामनाएं। फिर भी नहीं जीते। बंगाल की जनता के दिल में ममता बनर्जी रहती है, इसलिए जीती है। अरे दिल को चलाने के लिए विटामिन भी चाहिए होते हैं, विटामिन के लिए खाना चाहिए होता है, खाने के लिए रोजगार चाहिए होता है, रोजगार तो लेके आइए। अरे हम कहते हैं दिलों पे राज कीजिए, लेकिन रोजगार भी लेके आइए। तो रोजगार के अभाव में पश्चिम बंगाल की तो पूरे देश में, पूरी दुनिया। एक बात आपको बता दूं, आपको एक बात बता दूं, बंगाल की एक ऐसी पावन धरती है, आपने देखा होगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जन्म लिए हैं। बंगाल जो आज सोचता है ना, भारतवर्ष बाद में सोचती है। बंगाल के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, राजनीति को बहुत ही परख के वोट देते हैं। बंगाल को बर्बाद किया, आप कह रहे हैं बंगाल में इतना टैलेंट है, बंगाल में इतनी प्रतिभा है, बंगाल के लोगों को अवसर तो मिलने चाहिए कम से कम। अवसर के लिए तो वो दिल्ली आते हैं, अवसर के तो देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, केवल बंगाल में नहीं मिलते उनको अवसर। अरे इस प्रतिभा को निखारना चाहिए। अरे प्रतिभा है तभी तो हम विदेश जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे भारत में हर जगह जाएंगे। उनको विदेश भेजेंगे और आप लोग यहाँ उगाई करेंगे। बताइए, आपका भाईपो भाईपो उगाई में लगे पड़े हैं। अरे आप तो उनका इज्जत से नाम लीजिए, अब तो राजीव जी उनका इज्जत से नाम लीजिए। पूरे इलेक्शन तो आप लोगों ने उनका पीछा किया, अभिषेक बनर्जी का, अब तो इज्जत से नाम लीजिए। कहते हैं ना बंगाल, ये इज्जत नहीं है क्या, इसको बेइज्जती कहते हैं। मैं भाईपो बोल रहा, नाम लीजिए कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया, आगे बार से ज्यादा सीट पाई। बोलिए एक बार कि अभिषेक बनर्जी ने यूथ के एक आइकॉन है, लेकिन आईना दिखाना जरूरी है। वो तो शुभकामनाएं दे चुके हैं, जाके भी कराया आपसे। जाके अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र देखिए, जहाँ के वो लोकसभा सांसद है डायमंड हावड़ा, किस तरह से सजाया है अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हावड़ा को। आप जाके सातों विधानसभा घूम के देख लीजिए वहां का। भाई मैं 2 महीने रह के आया हूं वहां पे, आप मुझे मत बताइए क्या देखिए क्या ना देखिए। मुझे मालूम है कि मैं पूरे पश्चिम बंगाल को देख के आया हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि 15 किलोमीटर दूर किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए पश्चिम बंगाल के हालात क्या है। इस हकीकत से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में जाकर के बोलिएगा। नेशनल चैलेंज पे ऐसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में ग्राम से लेकर गांव तक रास्ता, जल, पानी, सुनिए जो आम जरूरी चीज है, स्वास्थ्य व्यवस्था, जल, पानी, रास्ता, लाइट, ममता बनर्जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बंगाल का बहुत अच्छा कर दिया है। विकास जाके देखिए ना, मॉडल बताइए किसी को, आप बता पाएंगे किसी को जाकर दूसरे प्रदेश में कि मेरे प्रदेश के अंदर में ये मॉडल लागू करेंगे? किसी प्रदेश में जाके बता सकते हैं बंगाल के किसी मॉडल को? विकास के मॉडल की बात कह रहा हूं मैं, आप नहीं बता सकते। अरे मेरे हम लोग के जो बात बताइए आप। आज बंगाल का मॉडल ही विश्व में प्राइज पाया, कन्याश्री। बंगाल का मेडल ही सबूत साथी विश्व में जाके प्राइज पाया। सिर्फ पश्चिम बंगाल ने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया। ये बंगाल की मॉडल है। की खासियत है, उनकी प्रतिभा है, उसमें आपका क्या योगदान है ये बताइए ना, आपका क्या योगदान है उसमें? जी ये तो हमारा आपका वार पलटवार चलता रहेगा। राज बिहारी जी, आपने दोनों पार्टियों का अपना अपना पक्ष सुना। दोनों पार्टियों का कहना है कि बंगाल में चुनाव में टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया, और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने हर तरह के पैतरे को आजमाया। किस तरीके से देखते हैं बंगाल के चुनाव को? एक लंबा चुनावी प्रक्रिया रही और उसके बाद कल तक जब चुनाव के नतीजे आए। मैं पहले विकास जी की बात का एक जवाब देता हूं। विकास जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें बड़ा तंग किया। मेरा भी मानना है कि चुनाव आयोग की भूमिका पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी नहीं रही। हालांकि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव रहा, लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड बनाया है, जो मीडिया के सोर्स से या अलग अलग सोर्सेज से, अगर यह शांतिपूर्ण चुनाव था तो मतदान के 8 चरणों के मतदान में 55 लोग क्यों राजनीतिक हिंसा में मारे गए? कल भी जो बम पकड़े गए थे, एक बम को निष्क्रिय करते हुए पुलिस अधिकारी मारा गया है। और ये हजारों लोग क्यों, हजारों लोग क्या, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं बम कांडों में, गोलीबारी में और आपसी टकराव में। तो ये अगर चुनाव आयोग की इतनी बड़ी भूमिका थी वहां पर,
और ये भी एक सही बात कर रहे हैं कि इनका ग्राउंड वर्क था, इनका आतंक का बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क था। चुनाव आयोग की तमाम सुरक्षा के बावजूद वहां पर बड़े पैमाने पे टीएमसी के लोगों ने आतंक बचाया, लोगों को धमकाया, गोलीबारी की, बम चलाए कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो आपका कत्लेआम किया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री मन से कह रही है कि जरा जाने दो सुरक्षा बलों को, हम देख लेंगे, तो मैं तो मानता हूं कि चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा है, तो 55 लोग अगर मारे जाते हैं शांतिपूर्ण चुनाव में, तो इससे बड़ा तो कोई मारामारी नहीं होगी किसी और प्रदेश में। सर ऐसा है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं? जी वही तो पूछ रहा हूं मैडम। मैं मीडिया हाउस का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। रासबिहारी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं या एक पत्रकार हैं? कांग्रेस के लोग भी नहीं करते मीडिया की इज्जत। पहले इनसे क्लियर कर लीजिए, वो बीजेपी के प्रवक्ता है तो मैं जवाब दूंगा। अगर वो वरिष्ठ पत्रकार है तो आके ग्राउंड पर देखे हिंसा किसने फैलाई है। मैंने पत्रकार के तौर पर, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रशंसा तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव करा दिया, मैं तो सवाल उठा रहा हूं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा हूं। विकास सवाल उठाने पर यह कहना कि बीजेपी के प्रवक्ता है, ये गलत बात है विकास। यहां पर हमें इस चर्चा को विराम देना होगा। रासबिहारी जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी से विकास सिंह के जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। राजीव जेटली भी हमारे साथ जुड़े। इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी की जीत हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2024 में विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी बन पाएंगी और क्या ममता बनर्जी वर्सेस मोदी होगा, इसको कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.